हाँ भी बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में जो फंजाई है उसका पार्ट है फर्स्ट। ठीक, अब देखिए फंजाई यानी कवक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ फंजाई, तो स्टडी ऑफ फंजाई यानी माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई यानी माइकोलॉजी। अब देखिए जो फंजाई है, ठीक है, उसके आपने उदाहरण सुने हैं या आपने अनुभव भी किया है। जैसे अपनी जो डबल रोटी है वो खराब हो जाती है, ठीक, अचार खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो फंजाई के कारण ही होता है। आपने देखा होगा कि जो अपना अचार होता है उस पर, ठीक, सफ़ेद सफ़ेद सी धागे सदृश्य है, ठीक, बहुत ही सूक्ष्म धागे सदृश्य है, ठीक, स्ट्रक्चर अपने को उस पर मिलती है, तो वो फंजाई ही है। इसके अलावा जो अपनी रोटियां हैं या जो ब्रेड है वो भी मतलब उनका स्वाद जैसे खट्टा हो जाना या थोड़ी सी दुर्गंध आना लंबे समय तक पड़े रहने के बाद, वो भी फंजाई के कारण ही होता है। तो फंजाई को हिंदी में कहेंगे कवक और स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। अब देखिए अपने बात करें फंजाई की बॉडी की। फंजाई की बॉडी यानी जो फंजाई का जो शरीर है ना वो क्या कहलाता है? कवक जाल। कवक जाल। और यह कवक जाल अनेक कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है भी। अनेक कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। अनेक कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। और अपने बात करें कवक तंतु की, कवक तंतु, तो कवक तंतु क्या होता है अभी? कवक तंतु नलिकाकार स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना है अभी, जिसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसमें कोशिका द्रव्य, ठीक, या आप जीव द्रव्य यूज कर सकते हो टर्म, जीव द्रव्य भरा रहता है। तो अपने बात कर रहे हैं फंजाई की, पार्ट फर्स्ट है। तो फंजाई को हिंदी में तो कहते हैं कवक और स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। फंजाई का जो शरीर है ना उसको अपने क्या कहते हैं? कवक जाल। और यह कवक जाल अनेक कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। और कवक तंतु नलिकाकार संरचना है जिसमें कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भरा रहता है। कवक जाल यानी माइसीलियम। कवक जाल को इंग्लिश में कहते हैं माइसीलियम। और कवक तंतु को कहते हैं हाइफा, ठीक, हाइफा। और एक से ज्यादा कवक तंतु है तो हाइफी, यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब देखिए अपने इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कवक जाल को इस तरीके से, अपने कवक जाल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से ये जो तंतु है ना ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है।
और जब अनेक तंतु आपस में ठीक जुड़े होंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी, एक जाल सा बन जाएगा तंतुओं के आपस में जुड़ने से, ठीक, तो एक जाल सा बन जाता है। तो इस जाल को कहते हैं अपने कवक जाल, ठीक। जुड़ने का मतलब है, ठीक, ये नहीं कि अलग अलग कवक तंतु होते हैं और वो बाद में जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इस प्रकार, जैसे ये अपना इतना एक कवक तंतु हो गया, ठीक, तो ये कवक तंतु आगे वृद्धि करेगा इस तरीके से। तो अब एक कवक तंतु ये हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और ये तीनों कवक तंतु यहाँ पर है जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया जुड़ने का मतलब, ठीक। तो इस तरीके से जो कवक तंतु है ना वो वृद्धि करते जाएंगे, ठीक। और एक कवक तंतु से अन्य कवक तंतु बनेंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार कवक तंतुओं का एक जाल सा बन जाएगा जिसको कहते हैं अपने कवक जाल। ये उसी प्रकार है जैसे मतलब अपने जैसे धागे के 20 टुकड़े ले ले, ठीक, धागे के 20 टुकड़े ले ले और उनको ऐसे उलझा दे तो एक जाल सा बन जाता है ना, ठीक। तो प्रत्येक धागा तो हो गया कवक तंतु, और धागों को जब अपन इस तरह लपेट देंगे, ठीक, इस तरीके से, तो जो जाल सा बनेगा उसको कह देंगे कवक जाल। तो ये हो गया अपना कवक जाल। तो मेन बात यहाँ पर क्या है कि कवक जाल अनेक कवक तंतु से मिलकर बना होता है, और कवक तंतु नलिकाकार संरचना है जिसमें कोशिका द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य भरा रहता है। तो ये कुछ बातें होगी कवक के इंट्रोडक्शन की। अब आगे देखिए, अपनी बात करते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, ये मैंने बताई दिया माइकोलॉजी। अब देखिए अगला 1 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो मिशेली। एंटोनियो मिशेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी एंटोनियो मिशेली। ये एक साइंटिस्ट है भी, ठीक। अब फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ये तो है फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है अभी? एंटोन डी वेरी। एंटोन डी बेरी, 1 नंबर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक। फादर ऑफ माइकोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी एंटोनियो मिशेली, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डी बेरी, ये 1 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर, E.J. बटलर, ठीक। तो ये अपना हो गया जो फादर है माइकोलॉजी से संबंधित, ठीक। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये अपनों ने कर लिया। अब एक बात और, मैंने आपको उदाहरण बताया था फंजाई का कि जो अपना अचार खराब हो जाता है, ठीक, वो फंजाई के कारण होता है। और आपने नोटिस भी किया है कि जो अचार होता है उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत सी जम जाती है, जाड़ा सा लग जाता है, ठीक। तो एक प्रकार की फंजाई ही है, ठीक। और जो फंजाई है उसकी बॉडी को अपने कहते हैं कवक जाल, ठीक।
तो इस कवक जाल को आपने देखा भी है, क्लियर तो नहीं देखा लेकिन आपने देखा है अचार के ऊपर एक जाड़ा सा लगा हुआ, ठीक सफ़ेद सफ़ेद सा, जिससे अपने के मतलब वो जाड़ा सा लग जाता है तो अपने कहते हैं अचार खराब हो गया और उसे अपने फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार डबल रोटी को भी अगर आप गौर से देखोगे, रोटी को या डबल रोटी को गौर से देखोगे, जो ब्रेड होती है अपनी उसको, ठीक, तो 3-4 दिन बाद में जो ब्रेड है उस पर भी इसी प्रकार कवक जाल सा फैल जाएगा। ठीक, तो उसके कारण भी जो अपनी ब्रेड है वो खराब हो जाती है। और आपने जो सांप की छतरी देखी है, सांप की छतरी, ये भी क्या है, भी एक प्रकार की कवक की है। अपने कहते हैं ना सांप की छतरी, जो बरसात के मौसम में जो खाद युक्त जो मृदा होती है वहाँ पर ये ग्रो करती है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार की जो सांप की छतरी जिसको अपने कहते हैं वो भी क्या एक कवक है। ठीक, सामान्य भाषा में इसको कहते हैं मशरूम। तो मैंने आपको फंजाई का जो परिचय दिया, फंजाई के 1-2 उदाहरण दिए। आगे अपने बात करते हैं फंजाई इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स। हाँ, अगला टॉपिक अपना फंजाई इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स, यानी अब अपने थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे फंजाई के बारे में। टॉपिक अपना फंजाई इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स। देखिए, फंजाई शब्द की उत्पत्ति फंगस से हुई है। भी फंजाई शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फंगस से। जो फंजाई शब्द है इसकी उत्पत्ति फंगस से हुई है। और ये लैटिन भाषा का शब्द है। भी ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी इस शब्द का मतलब क्या है? मतलब है छत्रक या मशरूम। छत्रक या मशरूम। ठीक, अब देखिए, जो फंजाई है, ठीक, वो यूनिसेलुलर भी मिल सकती है अपने को, यानी फंजाई यूनिसेलुलर भी है, यानी कुछ फंजाई ऐसी है जो यूनिसेलुलर है और कुछ फंजाई मल्टी सेलुलर। ठीक, तो जो फंजाई है, ठीक, तो फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी। ठीक, अब देखिए, अगर आपको ये आपसे पूछ ले कि फंजाई प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो इसका आंसर आएगा फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक है। फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक का मतलब है इनमें जो न्यूक्लियस है ना, वेल डेवलप्ड। इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ठीक, यानी सुस्पष्ट केंद्रक मिलता है, यूकैरियोटिक का मतलब हो गया। ठीक, अब देखिए, जो फंजाई है, फंजाई का शरीर, बॉडी थैलस लाइक होता है, थैलस जैसा, थैलस जैसा, थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब क्या है? चपटा, पसरा हुआ, जमीन की सतह के समांतरवर्ती। ठीक, थैलस जैसा शरीर जो होता है ना फंजाई का, वो क्या होता है? थैलस जैसा,
थैलस लाइक इंग्लिश में, यानी चपटा पसरा हुआ और जमीन की सतह के समांतर वृद्धि करेगा थैलस, ठीक। यानी इनमें वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती। वर्टिकल ग्रोथ मतलब इस तरीके से, ये समांतर इस तरीके से वृद्धि करते हैं जो फंजाई है। यानी ये इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि ये इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो पसरा हुआ होता है, इनमें वर्टिकल ग्रोथ नहीं मिलती, ठीक। अब देखिए फंजाई इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि फंजाई शब्द की उत्पत्ति फंगस से हुई है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका तात्पर्य छत्रक या मशरूम, ठीक। फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार की होती है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा और क्लियर कि ज़्यादातर फंजाई मल्टीसेलुलर है। ज़्यादातर फंजाई क्या है? मल्टीसेलुलर। थोड़ी बहुत ठीक कुछ एक एग्जांपल है जो कि क्या है? यूनिसेलुलर। फंजाई यूकैरियोटिक होती है और फंजाई का जो शरीर है वो थैलस जैसा होता है, थैलस लाइक, यानी चपटा पसरा हुआ जमीन की सतह के समांतर वर्दी। यानी फंजाई में वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती, केवल जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है ना उस दौरान थोड़ी सी वर्टिकल ग्रोथ अपने को देखने को मिलती है, नॉर्मली वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती। और इनका शरीर क्या कहलाता है अभी? माइसीलियम, यानी कवक जाल। और ये कवक जाल अनेक कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। अब देखिए आगे जो फंजाई है इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अब्सेंट। इनमें पर्णहरित नहीं मिलता, ठीक। पर्णहरित नहीं मिलता तो मतलब क्या हो गया? फंजाई क्या है? विषम पोषी, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, विषम पोषी। अब देखिए जो फंजाई होती है, ठीक, फंजाई की जो कोशिका है, फंजाई की कोशिका फंगस सेल, कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जो फंगस सेल होती है ना, कवक कोशिका, उसके चारों ओर कोशिका भित्ति मिलती है, सेल वाले मिलती है। ये भी इनका एक लक्षण है भी, ठीक। जो फंगस सेल है क्या मिलेगी? सेल वाल, यानी कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और आवरण मिलता है, सुरक्षात्मक आवरण, जिसको अपने कहते हैं सेल वाल। और यह सेल वाल किसकी बनी होती है भी? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। जो फंजाई है यानी जो कवक है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और ये काइटिन जो है ना, ये एक प्रकार का पॉलीमर है अभी। क्या है? पॉलीमर, ठीक। और पॉलीमर आपको पता है एकलक इकाइयों से बनता है, यूनिट से बनता है, कोई ना कोई यूनिट होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी ना इस पॉलीमर की, वो है एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, यानी एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ते जाएंगे। जैसे एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह जुड़ते जाएंगे। तो एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का बहुलक है भी कौन? काइटिन। और ये एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन क्या है? यह है ग्लूकोज का व्युत्पन्न है, ग्लूकोज का व्युत्पन्न। यानी डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो काइटिन, काइटिन एक बहुलक है। और किसका बहुलक है? यानी एकलक जो है यूनिट, एकलक इकाई जो है वो क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। और एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन किसका बहुलक है? ठीक, सॉरी, किसका व्युत्पन्न है? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन किसका व्युत्पन्न है, किसका डेरिवेटिव है? यानी ये किससे बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज से। यानी एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन ग्लूकोज का व्युत्पन्न है या डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज है। तो ये अपनी बात हो गई भी, ठीक, फंजाई के बारे में।
आगे देखिए, इसी में इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स में कवकों में जो संचित भोजन है ना, वो ग्लाइकोजन एवं ऑयल के रूप में पाया जाता है भी। कवकों में रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। एक बात और, ये जो ग्लाइकोजन है ना, एनिमल्स में भी रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में मिलता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में भी संचित भोज्य पदार्थ के रूप में मिलता है, यानी अपना जो मानव है या जो अन्य एनिमल्स है ना, उनमें भी ग्लाइकोजन ही मिलता है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। और हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर कौन करता है? लीवर। ये काम कौन करता है? हमारी बॉडी की बात करें तो, एनिमल्स की बात करें तो, ठीक, लीवर। तो ये हो गया। अब देखिए, फंजाई में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है भी। फंजाई में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। एक बात और, सेक्सुअलिटी यानी लैंगिकता, सेक्सुअलिटी यानी लैंगिकता अगर अपने एनिमल्स के संदर्भ में देखें, एनिमल्स के संदर्भ में देखें तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं नर हूँ, ठीक, या कोई मादा, इस तरीके से नर मादा, ठीक। यानी जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो मेल है या फीमेल है, जो भी एनिमल है वो मेल है या फीमेल है, तो ये होती है सेक्सुअलिटी, लैंगिकता। एनिमल्स में अगर अपने बात करें सेक्सुअलिटी या लैंगिकता का क्या मतलब है कि नर है या मादा या द्विलिंगी है, इस प्रकार से, ठीक। अपने बात करें फंजाई की, तो लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी के आधार पर फंजाई दो तरह की होती है भी। सेक्सुअलिटी यानी लैंगिकता के आधार पर फंजाई कितनी तरह की है? दो तरह की। पहली है समजालिक फंजाई, समजालिक कवक, इंग्लिश में कह देंगे होमोथेलिक फंजाई, और दूसरी है विषमजालिक कवक। हेटेरोथेलिक फंजाई। तो लैंगिकता के आधार पर फंजाई दो तरह की होगी, होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। अब अपने करेंगे सबसे पहले होमोथेलिक और फिर हेटेरोथेलिक, ये भी एक नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भी, होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। और वो जो फंजाई की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल मिलता है, ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अपने होमोथेलिक फंजाई यानी समजालिक कवक। होमोथेलिक फंजाई यानी समजालिक कवक वे जातियां जिनमें निषेचन आनुवांशिक तौर पर
वे जातियां जिनमें निषेचन अनुवांशिक तौर पर समान युग्मकों के मध्य, अनुवांशिक या अनुवांशिक रूप से भी आप कह सकते हो, अनुवांशिक रूप से समान युग्मकों के मध्य होता है। ठीक, होमोथेलिक फंजाई कहलाती है। होमोथेलिक फंजाई को अपने किस प्रकार डिफाइन करेंगे? वे जातियां जिनमें निषेचन आनुवंशिक रूप से समान युग्मकों के मध्य होता है होमोथेलिक या समजालिक फंजाई कहलाती है। ठीक, और इस स्थिति को अपने क्या कहते हैं? होमोथेलिज्म। होमोथेलिज्म, ठीक, इस स्थिति को कहते हैं अपने होमोथेलिज्म। ठीक, अब देखिए इस स्थिति में निषेचित होने वाले, इस स्थिति में निषेचित होने वाले दोनों युग्मक एक ही थैलस पर बनते हैं। ठीक, इस स्थिति में निषेचित होने वाले दोनों युग्मक एक ही थैलस पर बनते हैं। ठीक, डायग्राम से अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। जैसे ये मान लीजिए कोई कवक जाल हो गया, और इस कवक जाल ने दो तरह की युग्मक बनाई है। भी दो तरह, ये क्या, सॉरी, इस कवक जाल ने गैमीट्स बनाए हैं। ये जो कवक जाल है इसने गैमीट्स बनाए हैं। ये गैमीट और ये गैमीट मान लीजिए कि दोनों गैमीट इसी कवक जाल द्वारा बनी है या इसी कवक जाल पर बनी है, और ये निषेचित हो रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है? निषेचन। और क्या बनेगा? युग्मनज। तो ये जो फंजाई है ना, ये क्या है? अब समजालिक, होमोथेलिक, क्योंकि यहाँ पर निषेचित होने वाले दोनों युग्मक, यानी इन दो युग्मकों में क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है ना। तो निषेचित होने वाले दोनों युग्मक एक ही कवक जाल पर बन रहे हैं या एक ही कवक जाल से बन रहे हैं। तो इस तरह की जो फंजाई है, ठीक, या ये जो कवक जाल है, ये क्या है? समजालिक। ठीक, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।